नमस्कार प्यारे साथियों, पीटीज आईएएस एकेडमी के यूनियन बजट 22-23 के क्विक विश्लेषण में आपका स्वागत है। अगले 15 मिनट में मैं आपको हमारे इस साल के बजट की वो सारी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिससे आपको एक अच्छी पकड़ बनाने में बहुत फायदा होगा। इसका बहुत ही डिटेल 2.5 घंटे का विश्लेषण हमने हमारे सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए अलग से तैयार किया है। आइए इस सेशन को फिलहाल देखते हैं। आप सभी का बजट विश्लेषण में स्वागत है। जब हम भारत के बजट की बात करते हैं तो हम पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक वित्त की। और सार्वजनिक वित्त में सबसे बड़ी चीज होती है कि जो बजट का आकार होता है वो आकार हमारे सामने है और वो है 39.45 ट्रिलियन रुपीस। तो जब वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया, आपने क्या कहा कि हमारे बजट का आकार लाख करोड़ रुपए में है, 39,45,000 करोड़ रुपए। ये समझ में आ गया? इसको कहते हैं बजट का आकार। अब अगर आप इस बजट के दोनों हिस्सों को देखेंगे, बजट प्रोफाइल इन्हीं डॉक्यूमेंट से लाया हूं। एक बार यह तय हो गया, सरकार तय करती है कहां कहां खर्च करना है। दो बड़े मद होते हैं, पहला होता है स्कीम एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है ट्रांसफर एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर। और फिर सरकार सोचती है कि मैं पैसा लाऊंगी कहां से। पब्लिक फाइनेंस में आप पहले खर्चा तय करते हैं, फिर सोचते हैं कि पैसा कहां से आएगा। जो कम होता है आप बाजार से उठा लेते हैं, वही आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। प्राइवेट फाइनेंस में, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। तो यह है हमारे बजट का इस साल का आकार। तो अगर मैं बजट के आकार को 39.45 लाख करोड़ मानता हूं, इसमें से स्कीम एक्सपेंडिचर है 16,24,000 करोड़ अलग अलग स्कीमों पर, जिसका ब्रेकअप आपको इसमें इस तरफ पूरा मिलेगा। सेंट्रल सेक्टर भी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी है और उनके अलग अलग हिस्से। ऐसी सैकड़ों स्कीमें होती है जो बरसों से चलती चली आ रही हैं। और ट्रांसफर एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे एक्सपेंसेस से 23,31,000 करोड़। 16.24 प्लस 23.21 विल बिकम 39.45। यह हो गया व्यय का। अब इसमें से फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा वो भी अभी आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं। यह हो गया इनकम की साइड, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे बजट का आकार वित्त मंत्री ने पहले तय कर लिया, खर्चे सारे तय कर लिए। अब वित्त मंत्री ने टैक्सेशन की साइड को स्टडी करना शुरू किया उसके बाद, और उसमें उनको पता चला कि इस साल मेरी नेट टैक्स रिसीट होगी 19.35 लाख करोड़। यह तो असली कमाई है। सरकार जो टैक्स से कमाती है वो उसकी असली कमाई होती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 2.7 अलग अलग स्रोतों से, तो ये दोनों तो असली प्रॉपर कमाई है सरकार की। इसलिए ये आपको खर्चे करने में सीधे मदद करती है। लेकिन ये दोनों होने के बाद भी 17,40,000 करोड़ का गैप बचा हुआ है। ये जो 17,40,000 करोड़ है, इसमेमें नॉन डेट कैपिटल रिसीट में थोड़ा बहुत रिकवरी ऑफ लोन बचा हुआ डिसइन्वेस्टमेंट से आ जाएगा, तो ये भी आ गया। लेकिन उसके बाद बच गया 16,61,000 करोड़। तो ये जो 16,61,000 करोड़ बचा हुआ है, इसके बाद ये है आपका फिस्कल डेफिसिट। ये आपको सारा बाजार से उठाना है और ये आपका राजकोषीय घाटा बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये एनालिसिस। तो इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। आ गया समझ में? तो हमने अभी तक बजट का आकार, बजट के खर्चे और बजट की आय में से फिस्कल डेफिसिट कैसे सीधे सीधे देखा जा सकता है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट को इसमें से माइनस कर दो, वो हो गया आपका राजकोषीय घाटा। प्यारे दोस्तों, तो जो टोटल पैसा खर्च होगा वो कहां कहां खर्च होगा, जब आप देखेंगे ये चार्ट बड़ा खूबसूरत, हिंदू हर साल इस तरह का चार्ट छापता है। आप 9,40,000 करोड़ ब्याज का चुका रहे हैं, तो जो फिस्कल डेफिसिट आपका हो रहा है, राजकोषीय घाटा 16,61 का, उसमें से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट होगा। तो प्राथमिक घाटे का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। भारत सरकार के ब्याज के जो भुगतान हैं वो ही 9.5 लाख करोड़ हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा मद है और इसको आप इसमें से माइनस करोगे, फिस्कल डेफिसिट माइनस, तो वो हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो दो डेफिसिट की परिभाषा और नंबर आपके सामने है। उसके अलावा ये बाकी के बजट के आवंटन हैं। इस साल पिछले 12 महीने में भारत सरकार को एक जबरदस्त आशीर्वाद मिला है। जानते हैं वो आशीर्वाद क्या है? पैंडेमिक में इकोनॉमी की हालत कुछ भी हो, पैंडेमिक से करोड़ों करोड़ों भारतीयों की हालत कुछ भी हो, भारत सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भयानक उछाल पे चल रहा है। पिछले 12 महीनों से लगातार आज तक 40-50% की ग्रोथ हो रही है।
इस जादुई टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ के पीछे कंप्लायंस, आईटी सिस्टम्स और जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स के डेटाबेसेस को कनेक्ट करके चोरी को पकड़ना सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो सरकार के पास ये लाखों करोड़ों की टैक्स की कमाई, और पेट्रोल डीजल पर तो 110 रुपए का जो बेच के सरकार ने सब्सिडी ही गायब कर दी, वो एक अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में भी कलेक्शन अनाप शनाप बढ़ा है। यह कॉन्फिडेंस सरकार का बजट में दिखता है, क्योंकि सरकार ने कुछ बड़ी स्कीमों का आवंटन इनिशियली कम रखा है। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि ये बाद में बढ़ा देंगे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन सरकार ने बहुत कंजर्वेटिव शो किए हैं बजट में, जबकि वो होने वाले हैं उससे बहुत ज्यादा। आप समझ गए? तो ऐसा पहली बार हो रहा है बजट में। ये हमारा बजट एट अ ग्लांस है। आइए इसके दो टुकड़े कर देते हैं। यह है आपका रेवेन्यू, जो मैंने अभी आपको बजट में दिखाया था। इस साल की राजस्व प्राप्तियां सरकार का यह मानना है 22,04,000 करोड़ की होंगी। यह 22,04,000 करोड़ कहां से आया? 29,35,000 और 2,70,000, इसको जोड़ेंगे तो 22,04,000 करोड़ की सरकार को ऐसा मानना है टैक्स की प्राप्ति होगी। यह रेवेन्यू रिसीट है। जो कैपिटल रिसीट है, पूंजीगत प्राप्तियां, 17,40,000 करोड़, यह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। और उसमें से ये जो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज हैं 16,61,000 करोड़, ये आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो इसको आप इसके साथ जोड़ के देख लीजिए, तो टोटल रिसीट में रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट मिलके 39.44 होगा। जो ये फिगर है उसको जोड़ के तो कॉमन करना ही पड़ेगा ना। अब आ जाइए खर्चे की तरफ। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। ये बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ा पावरफुल वीडियो है बजट के एनालिसिस का, जो आपको काम की सारी बातें बता देगा। ठीक है, उसके अलावा तो अखबारों में बहुत कुछ खैर छपा ही है और बहुत अच्छा अच्छा छपा है। टोटल एक्सपेंडिचर 29,44,000 करोड़। यहां से तो बजट बनाना शुरू होता है। पब्लिक फाइनेंस में पहले आप खर्चा फिक्स करते हो और उसके अलग अलग हिस्से हैं। उसके बाद ये सारे डेफिसिट्स के कैलकुलेशन है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। बहुत सिंपल फंडा है, जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है माइनस रेवेन्यू इनकम। तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 31.95 लाख करोड़ और आपकी रेवेन्यू इनकम जो हुई है प्यारे दोस्तों, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम, वो आपकी यहां पर हुई है 22.04। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9,90,000 करोड़। ये हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट, जो आने वाले साल के जीडीपी का 3.8%। राजस्व घाटा समझ में आ गया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, जो रेवेन्यू डेफिसिट आया उसमें से प्रभावी राजस्व घाटा यानी ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल एसेट को माइनस कर दो, वो हो गया। फिस्कल डेफिसिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इस फिगर तक आने के लिए जो कुछ बाजार से आपने बोरो किया, और वो फिगर हमने पहले ही देख लिया था 16.61, कहां से आया था? ये देखो 16.61 का फिगर मैंने आपको यहीं दिखा दिया था। ये रहा वो 16.61 का फिगर। और ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, तो ये सरकार को चुकाना है नहीं, है तो डिसइन्वेस्टमेंट का बेच के आ गया, तो इसलिए चुकाना सिर्फ ये है जो इन 3 चीजों से मिलकर बनता है। और पिछले 5 सालों में सरकार ने ये बहुत बढ़ा दिया, स्मॉल सेविंग स्कीम से पैसा उठाया। ये वो हैं जो 50-60s में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारी स्टार्ट की थी। आज की सरकार को उसको फायदा हो गया। ऐसा ही होता है भैया, बीज बोगे तो 50 साल बाद कोई दूसरा उसका लाभ लेगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। फिस्कल डेफिसिट के बाद प्राइमरी। मैंने आपको प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटे का क्या बताया? फिस्कल डेफिसिट में से ब्याज को हटा दो तो वो हो गया प्राथमिक घाटा। ये हो गए आपके सारे घाटे। अब भारत ने 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक FRBM कानून पारित कर दिया था। बहुत अच्छा कानून था सरकारों पे राजकोषीय अनुशासन लाने के लिए। उस वजह से ये सारे डॉक्यूमेंट सरकार को जारी करने पड़ते हैं कि अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का फिस्कल ग्लाइड पाथ हमारा क्या होने वाला है। तो यह है सरकार का अगले 2 साल का फिस्कल ग्लाइड पाथ। इस साल सरकार का कहना है हम 6.4% पे फिस्कल डेफिसिट को रोकने में सफल हो जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, और बाकी की चीजें भी आपके सामने हैं। यह सारा जो घाटा होगा, हम इसका पैसा उठाएंगे कहां से, वो सारा सरकार ने बताया। इसका असर सीधे सीधे आरबीआई पर आता है, क्योंकि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट करना होता है इकोनॉमी में। जितनी सरकार की बोरोइंग बढ़ेगी उतना आरबीआई के लिए इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना मुश्किल होगा और इन्फ्लेशन से लड़ना। पिछले 2 सालों में क्योंकि आरबीआई पूरी तरह से
अकोमोडेटिव हो गया है, इसलिए आरबीआई द्वारा इन्फ्लेशन पे से नजर हटा ली गई है। अब आरबीआई को अगले 12 महीनों में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाना बहुत जरूरी हो गया, कई लोग ऐसा कह रहे हैं। पावर पैक बहुत ही शानदार मंथली सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है। ये लाइव मोड में मैं कंडक्ट करता हूं। आप आज के आज इसमें जुड़ सकते हैं, नीचे एनरोलमेंट की लिंक है। इससे बेहतर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल और लर्निंग प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। पूरे कॉन्फिडेंस से आइए और हमारे साथ जुड़िए। घाटे के सारे ट्रेंड्स आपके सामने हैं। एक समय था जब एफआरबीएम ये चाहता था कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो जीरो हो जाए, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट जीरो होना तो छोड़िए, लगातार पॉजिटिव होते होते 7% तक पहुंच गया। किसी भी सरकार के लिए रेवेन्यू डेफिसिट होना बहुत खतरनाक बात होती है, क्योंकि इसका शुद्ध हिंदी में मतलब यह होता है कि आप आज सरकार चलाने लायक भी पैसा नहीं कमा पा रहे, उसके लिए भी बोरो करना पड़ रहा है। तो आपके बिजली के बिल चुकाने के लिए, स्टेशनरी के बिल, पेट्रोल डीजल के बिल, सरकार की सारी सैलरीज देने के बिल, आप उतना भी नहीं कमा पा रहे हो। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब यह होता है। तो यह अच्छी बात नहीं है। यह है ग्लाइड पाथ। याद कीजिएगा, पिछले साल एनके सिंह साहब की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने एक पूरा 6 साल का ग्लाइड पाथ दिया है। तो अभी जो एनके सिंह साहब की अलग अलग कमेंट्रीज और एडिटोरियल आ रहे हैं, उसमें वो इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है धीरे धीरे फिस्कल कंसोलिडेशन करने की। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अभी तक मैंने जो नंबर आपको दिखाए, इस वर्ष के बजट में भारत सरकार ने कोशिश की है ग्रोथ को पुश करने की, डेफिसिट्स को कम करने की उतनी नहीं। ग्रोथ को कैसे पुश करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के। पूंजीगत व्यय सरकार ने बहुत बढ़ा दिया, तो सरकार की कंपनियों के द्वारा खर्चा होगा, जिससे सरकार का मानना है कि प्राइवेट सेक्टर भी आएगा और उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और अगले 2, 2.5, 3 सालों में होने वाले बहुत से प्रोजेक्ट से लाखों नौकरियों का निर्माण हो जाएगा। तो एक वर्चुअस साइकिल शुरू होगी। ये सरकार के अनुमान हैं। क्या होगा, कितना होगा, किस स्केल पे होगा, ये जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा। ये भी एफआरबीएम का स्ट्रेटजी एस्टीमेट है, वो कानून है, इसलिए सरकार को ये सब जारी करना पड़ता है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें सारे टॉप लेवल के फिगर मिलेंगे, और ये बहुत ही यूजफुल चार्ट है। तो मैंने पूरे बजट में से जो आपके सबके काम की चीजें वो यहां लगा दी। प्यारे साथियों, टैक्स रिसीट में, डायरेक्ट टैक्स में सरकार को आशीर्वाद मिल गया। इतना भयानक उछाल आया है कि लाखों करोड़ों का एक्स्ट्रा कलेक्शन हो रहा है। वो सब सरकार अपने पास बफर बना के अगले कुछ महीने में यूज करेगी। जैसा कहा कि मनरेगा का आवंटन कम हो गया और पिछले भी अभी बहुत सारे पेमेंट पेंडिंग हैं, तो आने वाले समय में आप देख लीजिएगा मनरेगा का इस साल का एलोकेशन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि पैसा आ रहा है तो सरकार उस पर डालेगी। अभी एकदम से नहीं बोला है इनिशियली, अब वो क्यों नहीं बोला है, उसके पीछे सरकार क्या सोच रही है, वो एक अलग बात है। अगर पूरी बजट की स्ट्रेटजी को सरल शब्दों में समझना है, 4 चीजों पे सरकार ने प्रायोरिटाइज किया है, जैसा आप मैडम के स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। पहला है पीएम गति शक्ति, ये वही आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का 16 करोड़ का प्रोजेक्ट। दूसरा है समावेशी विकास। तीसरा है इन्वेस्टमेंट्स की फाइनेंसिंग, और इस साल भारत सरकार ने राज्यों को 50 साल का इंटरेस्ट फ्री 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने को भी लोन अवेलेबल करवाया है। प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, जिसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLIS चलाई है। तो इस बजट की 4 बड़ी चीजें आपको यहां दिख रही हैं। यह है पहला, पीएम गति शक्ति। काफी सारे प्रोजेक्ट्स की बात करते हुए बताया है कि हम ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करेंगे जिससे बहुत सारी नौकरियां बनेंगी। नौकरियां फाइनली कितनी बनेंगी ये तो अभी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है भारत की। 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज क्रिएटेड बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एंड दैट सेक्टर इज इन टेरिबल स्ट्रेस राइट नाउ, और उसको अभी मदद की बहुत जरूरत थी। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है पूरा का पूरा एक इंक्लूसिव फोकस, जिसको इन्होंने अमृत काल का भी नाम दिया है। जब भारत 2047 में 100 वर्ष का देश हो जाएगा, स्वतंत्र देश, तब तक हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये इन्होंने वेलफेयर स्कीमें बताई हैं। वेलफेयर स्कीमों को लेके मोदी सरकार की सोच हमेशा से ये रही है कि जितनी ज्यादा ये डायरेक्ट बेनिफिट हम लोगों तक पहुंचाएंगे, उसका इलेक्टोरल बेनिफिट भी बहुत मिलता है, और शायद मिलता भी होगा। हर घर नल से जल,
सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सारे घरों में नल से पानी पहुंचा देना चाहती है। सरकार का यह पक्का मानना है कि इसकी मदद से, उज्ज्वला की मदद से, प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से 2024 के चुनाव में भी 2019 की ही तरह पूरा फायदा मिल सकता है। तो यह पॉलिटिकल इकोनॉमी का एंगल हो गया। फिर आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट पे। मैंने जैसे आपसे कहा, सरकार ये कोशिश कर रही है, बहुत सारे स्रोतों से कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाया जाएगा जिसमें पब्लिक सेक्टर कंपनियां लीड करेंगी, जिसकी मदद से प्राइवेट सेक्टर भी क्राउड इन होगा और फाइनली नौकरियां जनरेट हो जाएंगी। ये एक सप्लाई साइड मेजर है, ये एक डिमांड साइड मेजर नहीं है। डिमांड साइड का मतलब होता है आप लोगों को डायरेक्टली मंथली सैलरीज देना शुरू करते हैं, जिसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं। यह सरकार वो नहीं कर रही है, यह सरकार जा रही है सप्लाई साइड मेजर पे। और चौथी चीज है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। 14 सेक्टर्स में आप जानते ही हैं लाखों करोड़ों की स्कीम लॉन्च की गई है, जिससे कंपनियों को उनके सेल्स का 1% सब्सिडी में दिया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट। तो यह है सरकार के बजट के 4 बड़े आधार स्तंभ, जिसके दम पर सरकार थोड़ा बहुत फिस्कल कंसोलिडेशन करेगी लेकिन ज्यादा फोकस ग्रोथ पे रखेगी। आ गया समझ में दोस्तों? पीएम गति शक्ति, वेलफेयर स्कीम्स, कैपेक्स एंड फाइनली PLIS। तो अगर बजट की पूरी समरी निकालनी है तो वो आपके सामने है, मैंने यही आपको पढ़ाया है। तो इन 7 बिंदुओं में बजट की पूरी समरी निकल आती है। अच्छे से देख लीजिए और इसमें से क्या सार निकला वो हमें कमेंट थ्रेड में समझा दीजिए। तो मैंने जो पूरा बजट पढ़ा और देखा उसका ये एक सरल निष्कर्ष है, सरकार ने इतने सारे चुनाव सिर पे होने के बावजूद कोई डायरेक्ट ऐसी स्कीमें अनाउंस नहीं की जिससे बहुत सारे वोट लेने में मदद मिले। सरकार स्लो एंड स्टेडी चल रही है, थोड़ा बहुत फिस्कल कंसोलिडेशन कर रही है, काफी कुछ कैपेक्स कर रही है। वो जानती है कि नौकरियों की दरकार है, लेकिन क्योंकि अप्रोच पहले दिन से सप्लाई साइड है तो रातों रात उसको डिमांड साइड नहीं करते हुए इन तरीकों से सरकार इसको आगे लेके जाना चाहती है। कितना सरकार इसमें सफल होगी ये टैक्स बॉयंसी पर भी डिपेंड करेगा, जो वर्तमान में ठीक चल रहा है। आगे कैसा चलेगा अब ये तो समय बताएगा। तो ये था हमारा आज का बजट का क्विक एनालिसिस। दुनिया के जीडीपी में आज भारत नंबर 6 पर है या नंबर 5 पे कह सकते हैं, अगर लेटेस्ट फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ $3.1 ट्रिलियन आर टू बी ट्रस्टेड। और दुनिया के टोटल जीडीपी 94 ट्रिलियन में भारत 3.1 ट्रिलियन पे, चाइना 18 ट्रिलियन पे और अमेरिका 23 ट्रिलियन डॉलर नॉमिनल जीडीपी पे खड़ा है। ये आपको पता होना चाहिए। आइए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारा पावर पैक कोर्स ज्वाइन कीजिए। ये बजट कोई धमाकेदार बजट नहीं था, ये बजट एक मिडिल ऑफ द रोड था, जिसने कोशिश की कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो, स्पेंडिंग थोड़ी ज्यादा हो, फिस्कल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का प्रभाव अब प्रैक्टिकली समाप्त हो गया और अब उसको इन्फ्लेशन पे ध्यान देना जरूरी है। और ऐसा करके अगले स्टेप के कंसोलिडेशन के लिए, क्योंकि 2025-26 तक के कुछ एफआरबीएम के टारगेट्स पूरे करने हैं, सरकार देश को आगे लेके जाएगी। आज के सेशन में इतना ही, बहुत जल्द अगले सेशन के साथ फिर भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।